अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? आज हमें रोटी खाने को मिलेगी भी या नहीं? हाँ हाँ, बस अभी लाई। ओफो, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस किचन में रोटियां बेलते बेलते। चल नैना, अब जल्दी जल्दी कर, और रजनी को बोल उसका सफाई का काम खत्म हो गया हो तो वो भी आ जाएगी। सच में माँ, सुबह से शाम तो इस घर के काम करने में ही हो जाती है। सुभद्रा, नैना और रजनी माँ बेटी रोज रोज के काम से परेशान हो चुकी थी। फिर थोड़ी देर में वो रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपने पति और बेटे को परोसती हैं। अरे इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? मेरी तो आधी भूख ही मर गई। अब हम भी क्या करें, कब से कह रही हूँ बहू ले आओ, बहू ले आओ। बेटे की शादी करवा देते तो हमारी भी थोड़ी मदद हो जाती। आपकी मदद के लिए ये दोनों तो हैं, अब इसके लिए मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? चुप कर, तेरी माँ कह तो ठीक रही है, तेरी अब शादी की उम्र हो चुकी है। हमें अपने जीते जी इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं कल ही पंडित जी से इसके रिश्ते की बात करता हूँ। जयपाल के मुंह से ये बात सुनकर सुभद्रा, रजनी और नैना बहुत खुश होती हैं। सुभद्रा की दोनों बेटियां कामचोर थीं। फिर अगले ही दिन जयपाल पंडित जी से मिलता है और अपने बेटे की शादी की बात करता है। कुछ दिनों बाद पंडित उनके घर एक प्रियंका नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। बात आगे बढ़ती है और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी का दिन निकल आता है। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन भी आ जाता है। क्या बात है नैना, आज बड़ी खुश लग रही हो? खुश तो होंगी ही ना, अब हमें घर के कामों से छुटकारा जो मिल जाएगा। अब बहू रानी करेगी काम और हम करेंगे आराम। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। शादी करके प्रियंका शर्मा परिवार की बहू बनकर आ जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर वो घर के कामकाज में लग जाती है। फिर नहाकर पूजा पाठ करके सबके लिए पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसे खाते ही सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह प्रियंका बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का खाना सचमुच बहुत अच्छा है। सब उसके हाथ के खाने की खूब तारीफ करते हैं। फिर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी नैना मौके का फायदा उठाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी वो मैं कह रही थी कि सबको आपके हाथ का खाना इतना पसंद आया है तो अब से रसोई की जिम्मेदारी आप ही संभालो। लेकिन मैं अकेले रसोई की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? ठीक ही तो कह रही है नैना, और फिर अच्छी बहू की पहचान भी तो यही होती है ना। इस तरह दोनों प्रियंका को अपनी बातों में फंसा लेती हैं और घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देती हैं। अब बस देखती जाओ बहू रानी, अब कैसे एक एक करके हम इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल देंगे। भाभी के आते ही दोनों नंदे अब खुश थी, तो वहीं सुभद्रा को भी अब आराम था। अगले दिन दोनों नंदे तैयार होकर फिल्म देखने चल पड़ती हैं। तभी सुभद्रा उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो कहीं नहीं माँ। अच्छा, वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम दोनों को याद तो है ना, अगले हफ्ते मैंने नई बहू के आने पर कीर्तन रखा है घर में। हाँ माँ, याद तो है। याद है तो यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? जाओ फिर घर की साफ सफाई कर लो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। वो दोनों बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में काम कर रही अपनी भाभी के पास जाती हैं। भाभी, वो आप जानती तो है माँ ने आपके आने पर अगले हफ्ते घर में कीर्तन रखा है, इसलिए वो कह रही थी कि आप अच्छे से घर की साफ सफाई कर लेना। हाँ भाभी, वो हम दोनों ही कर लेती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है तो हम उसे देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं और घर की सफाई भी बहुत जरूरी है। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, मैं अकेले साफ सफाई कर लूंगी। वो दोनों तैयार होकर फिल्म देखने चली जाती हैं, तो वहीं रसोई का काम निपटा कर प्रियंका घर की साफ सफाई में लग जाती है। एक रोज, अरे नैना इधर आओ, ये लो मैंने राशन की लिस्ट बना दी है और ये रहे पैसे। मैं सत्संग में जा रही हूँ, तब तक तुम ये राशन लाकर रख लेना। बहू अभी नई नई है तो उसे पता नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है माँ, हम ले आएंगे। लेकिन सुभद्रा के जाते ही वो दोनों कपड़े धो रही प्रियंका के पास जाती हैं। ये लो भाभी, माँ ने कहा है तुम बाजार से जाकर ये राशन ले आओ। लेकिन दीदी, अभी तो मेरे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं और मैं अब बहुत थक भी गई हूँ। भाभी, बहू हो तुम इस घर की, तुम्हारे लिए आराम जरूरी है या माँ जी का प्यार? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तुम इस घर में नई नई आई हो, तो माँ के दिल में तुम जगह तो तभी बना पाओगी ना जब उनका कहा मानोगी, और उनके कहे अनुसार काम नहीं होगा तो वो तो यही कहेंगी ना कि ना जाने वो कैसे खानदान की लड़की उठाकर ले आई। प्रियंका अपनी नंदों की बात में एक बार फिर आ जाती है और थकी हारी होने के बावजूद वो थैला उठाकर राशन लेने धूप में चली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक रोज जब सुभद्रा फ्रिज खोलती है तो वो काफी गंदा हो रहा होता है। वो रसोई में काम कर रही अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये फ्रिज कितना गंदा हो रहा है, जाकर नैना या रजनी को बोल, वो फ्रिज साफ कर देंगी। जी ठीक है माँ जी। लेकिन उन दोनों की ये बात बाहर खड़ी रजनी सुन लेती है। वो जल्दी से नैना के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। दोनों नंदों को फ्रिज साफ न करना पड़े इसलिए दोनों तबीयत खराब होने का नाटक करती हैं। ये कमर कितनी दर्द हो रही है। रजनी, जरा ट्यूब लगा दे तो। और मेरा तो कल रात से ही सर दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा ही लग रहा है कि अभी फट ही जाएगा। ले बहन, तू मेरे भी ये बाम लगा दे। ओहो। प्रियंका वहां आती है तो उनकी बातें सुन लेती है। दीदी, आप दोनों की तबीयत तो कितनी खराब हो रही है, आप दोनों आराम कर लीजिए। भाभी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? हाँ, वो माँ जी ने कहा था कि आप दोनों को फ्रिज साफ करने के लिए बोल दूं, लेकिन आप दोनों आराम कीजिए, वो मैं साफ कर लूंगी। फिर घर के सारे काम निपटाकर प्रियंका फ्रिज साफ करने लग जाती है। दोनों नंदों को अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं आता और वो दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर सारा काम घर की बहुरानी से ही करवाती हैं, जिससे अब प्रियंका धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। साथ ही उसकी हालत भी खराब हो रही होती है। ये देख प्रियंका का पति वीरेन एक रोज उससे कहता है, प्रियंका, तुम दिन पर दिन कितनी कमजोर होती जा रही हो। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है और थकान भी है। आज तुम आराम करो, मैं नैना और रजनी को बोल देता हूँ, वो सारे काम कर लेंगी। नहीं, आप उन दोनों को मत बोलिए, उन दोनों की तबीयत तो पहले से ही खराब है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे कर लूंगी। क्या उन दोनों की तबीयत खराब है? उन्हें क्या हुआ? वीरेन और सुभद्रा उन दोनों को देखने जैसे ही उनके कमरे में जाते हैं, देखा रजनी मेरा कमाल, आखिर हम दोनों ने कैसे इस घर की बहुरानी को नौकरानी बनाकर रख दिया। अब वो करेगी सारा दिन काम और हम करेंगी बस आराम ही आराम। उन दोनों की बात सुनकर सुभद्रा और वीरेन को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों को सबक सिखाने की सोचते हैं। अगले दिन, बहू, ये ले, ये मेरे सारे गहने तू रख ले। वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं इन्हें क्या ही पहनूंगी। और प्रियंका, ये देखो गोवा के टिकट्स, हम दोनों गोवा जा रहे हैं, वहां खूब एंजॉय करेंगे और अब 15 दिन वहीं रहेंगे। नैना और रजनी को ये देख बहुत गुस्सा आता है। ये क्या, माँ ने अपने सारे गहने भाभी को दे दिए? माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और भैया भाभी को घुमाने लेकर जा रहे हैं, वो भी गोवा। वीरेन नैना को लेकर गोवा चला जाता है तो वहीं उसकी दूसरी तरफ सुभद्रा सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है, जिस कारण वो 15 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेती है। अब घर का सारा काम दोनों कामचोर नंदों को ही करना पड़ता है, जिस कारण अब उन्हें समझ आता है कि कैसे उनकी भाभी अकेले सारा काम करती थी। कुछ दिन बाद प्रियंका घर लौट आती है। दोनों नंदे उसे गले लगा लेती हैं और उससे अपने किए की माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने आप पर कितना अत्याचार किया। आपकी अपनी नई नई शादी को एंजॉय करने के दिन थे, लेकिन हमने आते ही सारा काम आपके ऊपर डाल दिया। लगता है अब अकल ठिकाने आ गई तुम दोनों की। नहीं तो तुम दोनों को तो लगा था बहुरानी नहीं नौकरानी आई। बच्चों, गृहस्थी की गाड़ी को सब मिलकर खींचे तभी वो अच्छे से चलती है, लेकिन अगर उसका भार एक ही पर डालना पड़े तो फिर वो गाड़ी डगमगा जाती है। उस दिन के बाद दोनों नंदे घर के हर काम में भाभी का पूरा हाथ बटाती, साथ ही उसके साथ प्यार से रहती। प्रियंका भी अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अब मेरे नए वाले जूते कहाँ रख दिए? मुझे लेट हो रहा है। रुक, मैं निशा से पूछती हूँ। निशा, तूने सफाई करते हुए हरीश के जूते तो कहीं नहीं रख दिए? माँ जी, जूते वहीं जूतों की अलमारी में ही रखे हैं, ये रहे, पर इनके ऊपर चप्पल रखी हुई थी। हाँ ठीक है, लाओ इधर दो। माँ, मैं काम से जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। अरे, नाश्ता करता तो जाता, ये लड़का भी ना जब देखो जल्दी में रहता है। माँ जी, ये आपके लिए दलिया बना दिया था, आप खा लो, फिर आपको बीपी की दवाई भी खानी है। निशा, तेरे आने से सचमुच मुझे बड़ा आराम मिल गया। तूने काम पर लगते ही पूरा घर संभाल लिया, नहीं तो जब से शुगर और थायराइड की बीमारी ने घेरा है, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। वैसे तू गांव में किसके साथ रहती थी? बिमला और तेरे बाबा तो काफी समय से झांसी में रह रहे हैं।
गांव में मैं दादी और चाचा चाची के साथ रहती थी, पर माँ की तबीयत आपको पता है अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे शहर बुला लिया। अच्छा है ना, मुझे भी तेरा बहुत सहारा हो गया। अम्मा जी, वो जो दीवार पर आपकी फोटो लगी है, ये तो लगता है बहुत पुरानी है। और ये आपके साथ? ये फोटो तो तब की है जब हरीश 8 साल का था। मेरी ननद की शादी की है, और ये बराबर में हरीश के बाबूजी हैं। अम्मा जी, बाबूजी की बहुत याद आती होगी ना? क्या हुआ था बाबूजी को? बिटिया, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल गए हों। हरीश के बाबूजी अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। रात को खाना खाकर सोए, फिर सुबह उठे ही नहीं। अचानक ही छोड़कर चले गए। तब हरीश कॉलेज में पढ़ता था। अम्मा जी, ये क्या, आप रोने लगे? लगता है मैंने आपको रुला दिया। अरे नहीं बिटिया, तेरे से बात करके तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। अम्मा जी, अब तो दलिया खाए बहुत देर हो गई है, आप दवाई ले लो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। निशा विद्या देवी के घर काम करने वाली विमला की बेटी थी। कुछ समय से विमला बीमार थी, इसलिए उसने निशा को ही विद्या देवी के घर काम पर रखवा दिया था। निशा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए विद्या देवी उसे बहुत पसंद करती थी। विद्या देवी का बेटा हरीश एक कंपनी में नौकरी करता था। हरीश की गर्लफ्रेंड कंचन भी उसी के साथ ऑफिस में काम करती थी। एक दिन ऑफिस से आते हुए हरीश कंचन को अपने साथ घर ले आता है। माँ, ये कंचन है, अब मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इसका बहुत मन था आपसे मिले, इसलिए आज इसे अपने साथ घर ले आया। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बिटिया, तुम तो दिखने में बहुत ही सुंदर हो। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? कंचन और विद्या देवी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी निशा चाय नाश्ता ले आती है। अम्मा जी, ये पकौड़े और चाय लाई थी। आपकी काम वाली ने पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। सारा काम भी करती है क्या आंटी जी? ये निशा है, बहुत अच्छी लड़की है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर आई है और आते से ही इसने सारा घर संभाल लिया। मुझे तो इसके रहने से बहुत सहारा मिल गया है। माँ, तुम तो हर किसी को एकदम से अपना मानने लगती हो। अभी कुछ दिन उसे आए हुए नहीं हुए और तुम उसके गुण गाते नहीं थक रही हो। हाँ आंटी जी, हरीश सही कह रहा है, इन काम वालियों को इतना सिर पर नहीं चढ़ाकर रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके हरीश, बाय। हरीश और कंचन की बातें रसोई में खड़ी निशा सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विद्या देवी उसे आवाज लगा देती हैं। मुझे पता है निशा बेटी, तुझे हरीश और कंचन दोनों कुछ ज्यादा ही बोल गए, पर तू उनकी बातों का बुरा मत मानना। कोई कुछ भी कहे, पर व्यक्ति का स्वभाव ही उसका चरित्र निर्धारित करता है, और मैं जानती हूँ कि तू मेरी दिल से सेवा करती है। निशा विद्या देवी की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी। उसने तो मानो पूरा घर संभाल लिया था। निशा के आ जाने से विद्या देवी की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। पर एक शाम विद्या देवी बहुत चिंता में थी और बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। क्या हुआ अम्मा जी, इतनी परेशान क्यों हो और बार बार आप दरवाजे की ओर क्यों देख रही हो? हरीश पता नहीं कहाँ रह गया, रोजाना तो ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अम्मा जी, आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ये नहीं हो सकता। हरीश मेरा बच्चा। क्या हुआ अम्मा जी, आप इतना घबरा क्यों रही हो? निशा बेटी, हरीश का एक्सीडेंट हो गया है। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मुझे जल्दी से अस्पताल जाना है। रुकिए अम्मा जी, मैं ऑटो बुला कर लाती हूँ। विद्या देवी निशा के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। हरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके बहुत चोटें आती हैं। देखिए माताजी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। पेशेंट के पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। अब शायद हरीश उम्र भर ना चल पाए। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अम्मा जी, अपने आप को संभालो। कुछ दिनों बाद हरीश को छुट्टी मिल जाती है। वो घर आ जाता है। हरीश की नौकरी भी छूट गई थी, इस वजह से वो और दुखी हो जाता है। हेलो कंचन, क्या बात है? मैं तुम्हें पिछले 1 हफ्ते से फोन मिला रहा हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और तुम एक बार भी मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आई। तुम्हें पता है ना मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। देखो हरीश, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हो। तुम्हारे दोनों पैर खराब हो चुके हैं और
एक अपाहिज के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे आज के बाद कॉल करने की कोशिश भी मत करना। कंचन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और इस हालत में तुम मुझे यूं छोड़कर चली गई। ये आपके लिए सब्जियों का सूप बनाया था। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये सूप। आपको पानी पीना था तो मुझे बोल देते, अभी बेड से गिर जाते। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी की सहानुभूति नहीं मांग रहा। हरीश बेटा, तू कंचन का गुस्सा इस बेचारी पर क्यों निकाल रहा है? निशा दे इसे सूप, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं पीता। इसी तरह निशा हरीश की देखभाल में लगी रहती। धीरे धीरे हरीश को निशा का व्यवहार अच्छा लगने लगा। अब तो वो निशा के साथ खूब बातें करता और हंसता। हरीश की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। हरीश जी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके पैरों में अब काफी हरकत होने लगी है। बस कोशिश करते रहिए, समय पर फिजियोथेरेपी के लिए आते रहिएगा। और फिर हरीश बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन कंचन उससे मिलने आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी काम वाली निशा बाजार में मिली थी, इसी से पता चला कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो मुझे लगा कि जब तुम मुझे इतना प्यार करते ही हो तो मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका और दे देती हूँ। पर तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? नहीं, वो लड़का मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। वैसे भी अब तुम ठीक हो गए हो तो हम दोनों को बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। एक काम करते, हम अगले हफ्ते ही शादी कर लेते हैं। कंचन, जरा खड़ी हो ना। ओह, गले लगकर इस खुशी को मनाना चाहते हो? निशा, कंचन मैडम को जरा बाहर तक छोड़कर आना और ऐसे ही इन्हें बाहर करो। दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। मैं अपने घर में फालतू की चीजें पसंद नहीं करता। तुम्हें तो मैं देख लूंगी हरीश, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिलेगी नहीं, याद रखना। कंचन अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। माँ, मैंने ठीक किया ना? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। कंचन जैसी स्वार्थी लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं जानता हूँ माँ, मेरे लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। निशा। हाँ माँ, मैं निशा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसके लिए तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। हरीश जी, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी, आप इन्हें समझाइए। मैं एक काम वाली गरीब मजबूर लड़की हूँ, मैं आप लोगों के साथ भला। निशा बिटिया, तुम भी तो एक समझदार, सुंदर और होनहार लड़की हो। जिस तरह से तुमने इस घर में और हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली है, शायद कोई और इतना प्यार हमें नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हारे माँ बाबा से बात करूंगी और कुछ दिनों में तुम्हारी और हरीश की धूमधाम से शादी करेंगे। निशा विद्या देवी के गले लग जाती है। निशा के रूप में हरीश को एक अच्छी पत्नी मिल जाती है और सबकी रजामंदी से कुछ दिनों बाद हरीश और निशा की शादी हो जाती है।